वेलकम बैक। अच्छा, बिग मार्केट वॉइसेस पर जाएं इससे पहले एक बार जरा एक चार्ट देखते हैं, MCX का आज का इंट्राडे चार्ट। और फिर अगेन मैं वही बात कहूँगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों को, जब भी आप कोई भी बाय रिकमेंडेशन सुने या न्यूज़ सुने तो एक बार पहले पिछले दिन का चार्ट देख लें। और नॉर्मली सारे स्टॉक्स का बिहेवियर ऐसे ही होता है, पहले 10-15 मिनट ये सब स्टॉक्स थोड़ा सा आपको लगता है कि चल गए, उसके बाद धीरे 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 स्लोली ये स्टॉक्स लगातार गिरते जाते हैं आज तक। और ये आज MCX के साथ भी यही हुआ। और सुबह खुला ग्रीन में खुला, लेकिन उसके बाद लगातार वन वे डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्राइस्ड इन था, न्यूज़ सारी प्राइस्ड इन थी। और वो न्यूज़ शायद आई इसलिए थी कि जिनके पास थी पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ कर सके। खैर एनीवे, स्टॉक अब इस समय डे लो पर करीब 0.25% नीचे। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि इस समय मौके कहाँ ढूंढ रहे हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय बड़े मौके कहाँ पर हैं? काफ़ी सारे IPOs भी आ रहे हैं, वहाँ पर फोकस है या अभी भी सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह है अनुज। इस समय हम काफी ईगरली वेट कर रहे हैं अच्छे आईपीओज की। और अच्छी बात यह है कि जो आईपीओज आए हैं अभी रिसेंटली, वो पेपर क्वालिटी जो है, कंपनीज की क्वालिटी और वैल्यूएशन दोनों काफी फेयर रही है। तो उस हिसाब से इस मार्केट में जहाँ पे एक काफी डिमांड है अच्छे क्वालिटी के आइडियाज की, उसमें आईपीओज का आना एक दोनों विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अच्छी कंपनीज को मौका मिल रहा है लिस्ट होने का, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को भी हमारे जैसे मौका मिल रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी स्पेस क्रिएट हो रही है। और Hyundai का जैसे आपने नाम लिया, काफी ईगरली वेट कर रहे हैं हम कि आईपीओ आए इसका, क्योंकि जितना बड़ी हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी है उसके हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के पास ऑटो स्पेस में प्ले करने की, वो इतनी ज्यादा नहीं है फ्रैंकली। बिकॉज आप दो उसमें लार्ज कैप देख ले, मारुति और टाटा मोटर्स, और उसके बाद जो है वो कंपनीज इतनी स्केल्ड अप नहीं है। तो Hyundai का जो आईपीओ है वो एब्सोल्युटली ईगरली अवेटेड है। आई एम होपफुल कि वैल्यूएशन उसका फेयर रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, एक बुल मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली इस समय अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह दिख रही हैं अनुज, प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी। इस प्राइमरी मार्केट के एक्शन पर आगे डिटेल में बात करेंगे, वो आपके लिए नंबर्स भी हम पेश करेंगे। दीपाली जैसी हमारे साथ जुड़ती हैं। लेकिन दूसरे मौकों की अगर बात की जाए, इस मूव में जो हम 26,000 के करीब आ खड़े हुए हैं, बैंकिंग काउंटर्स का योगदान रहा है। आप देखिए एक्सिस क्या कर रहा है, HDFC बैंक का प्रदर्शन, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स, क्या यहाँ पर आप थोड़े से डबल डाउन हुए इन द रिसेंट वीक या फिर उससे पहले? अब है क्योंकि इधर तो सबका एक्सपोजर रहता है और आपका भी रहा है, क्या और खरीदा है आपने? इसमें हर्षदा हमारा थोड़ा नहीं बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यू है। हम काफी समय से बहुत अंडरवेट हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। और उसका कारण ये है कि जो ग्राउंड लेवल डेटा हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन डिमांड, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, प्लस जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो बढ़ रहा है, डिपॉजिट जनरेशन में जो तकलीफ हो रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगी बैंक्स की और एनबीएफसीज को, वो थोड़ा नेगेटिवली सरप्राइज करेंगी एनालिस्ट को, क्योंकि जो बैंक्स की गाइडेंस भी होगी फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर वो बहुत कॉशियस रहेगी। तो इसलिए मुझे अभी इस स्पेस में, काफी बड़ा स्पेस है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का, पर जो इसमें लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी जो लेंड करती हैं, उसमें हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है अभी। आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज है बैंक, पर शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करेंगे ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। पर इसी जोन में जो बाकी और भी स्टॉक्स हैं जो लेंडर्स नहीं है, जैसे कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, CDSL, कैम्स, या फिर इंश्योरेंस का पूरा स्पेस है, उसमें हम काफी पॉजिटिव हैं। और उसमें जैसे हमारा फंड फ्लो आता है हम उसमें अपना पोजीशन बढ़ाते रहते हैं। लेंडर्स पे बहुत कॉशियस हैं इस समय हर्षद। पर आप थोड़े से पॉजिटिव है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां भी पसंद है। अच्छा, चर्चा की शुरुआत में अभय वैसे भी कह रहे थे कि Hyundai को लेकर काफ़ी उत्साह है, उसके वैल्यूएशंस कैसे हैं उसका इंतज़ार रहेगा, जैसे वो प्राइस बैंड आएगा वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन Hyundai का हमेशा से मुकाबला मारुति के साथ हुआ है और ये हम अक्रॉस
डेकेड्स देख रहे हैं जब से Hyundai भारत में आई है। अब ये भारतीय बाजार में लिस्ट होने की भी तैयारी कर रही है। तो मारुति बनाम Hyundai नंबर्स क्या कह रहे हैं? दीपाली हमारे साथ है इसी डेटा के साथ। दीपाली। थैंक यू हर्षदा। और डेफिनेटली Hyundai के आईपीओ को लेकर काफ़ी यूफोरिया मार्केट में रहने वाला है। उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीज़न, एक तो इसका साइज़ 25,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ हो सकता है, और ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मारुति का आईपीओ 2003 में आया था और 21 साल बाद इतना बड़ा आईपीओ आएगा। दूसरी तरफ आपने शुरुआत में कहा था कि Hyundai ने शुरुआत की थी सेंट्रो के साथ, टाइम रहते Hyundai ने स्ट्रैटेजी बदली, सेंट्रो की जगह अब Hyundai जानी जाती है अपने मिड साइज प्रीमियम एसयूवी क्रेटा के लिए, और यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में पीवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्जिन कंपनी प्ले करती है। अब अगर हम फाइनेंशियल पिक्चर की बात करें तो शुरुआत करते हैं मारुति के साथ। अगर आप 9 मंथ FY24 का नंबर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो Hyundai ने रिपोर्ट की थी इन 9 महीने के दौरान वो लगभग 4,383 करोड़ के आसपास रही थी। वहीं अगर हम मारुति की बात करें तो मारुति की जो प्रॉफिटेबिलिटी रही वो 9,331 करोड़ की रही है। इसके अलावा अगर रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यूज में Hyundai स्टैंड करती है 52,158 करोड़ का आंकड़ा रिपोर्ट किया था कंपनी ने, वहीं मारुति ने 98,240 करोड़ का। एबिटा पिक्चर देखेंगे तो 6,610 करोड़ के एबिटा Hyundai ने रिपोर्ट किया, वहीं मारुति का जो नंबर रहा वो 11,675 करोड़ का रहा। मार्जिन्स आप देखिए, सिर्फ मारुति ही नहीं, अगर आप बाकी पेयर से भी कंपेयर करेंगे तो भी हाईएस्ट मार्जिन्स Hyundai रिपोर्ट करती है 12.6% के आसपास के। अब आप देखिए मार्केट शेयर, FY24 के नंबर्स है, मार्केट शेयर Hyundai का 14.6%, मारुति का 41.7%। अगर टोटल वॉल्यूम्स देखेंगे जो बेची हैं दोनों ही कंपनियों ने तो Hyundai ने 6.14 लाख यूनिट सेल की है FY24 में, वहीं मारुति ने 17.59 लाख यूनिट सेल की हैं। साथ ही अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे इनके पोर्टफोलियो में तो 10 मॉडल हैं Hyundai के पोर्टफोलियो में, वहीं मारुति के पोर्टफोलियो में 17 मॉडल है। ऑल द Hyundai के ये जो 10 मॉडल हैं इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो एसयूवी से आता है, वहीं मारुति के पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कार सेगमेंट है या फिर एंट्री लेवल एसयूवीज हैं वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना देती हैं। प्राइसिंग देखेंगे तो Hyundai की गाड़ियों की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 46 लाख तक जाती है, यानी i10 से शुरू होकर आपको यहाँ पर Hyundai Tucson मिलती है, और साथ ही साथ अब जो नई ईवी आई है आयोनिक वो 46 लाख रुपीस के रेंज में मिलती है। वहीं मारुति की गाड़ियां वैगन आर से 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर इन्विक्टो तक जाती हैं जो कि 29 लाख रुपए तक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोटल रेवेन्यूज दोनों कंपनीज रिपोर्ट करती हैं उसमें कंट्रीब्यूशन एसयूवीज का कितना है, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग सेगमेंट रहा है पिछले कुछ सालों में। तो Hyundai का 63% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एसयूवीज की तरफ से आता है रेवेन्यूज में, वहीं जो मारुति का कंट्रीब्यूशन है वो 25% के आसपास स्टैंड करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए भी Hyundai के काफी अग्रेसिव प्लान्स है। जब से इंडिया में आई है तब से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और आगे भी ओवर नेक्स्ट डेकेड यानी 10 सालों में $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है। अगले साल पहली मेड इन इंडिया ईवी गाड़ी कंपनी लॉन्च करेगी। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं और इसीलिए Hyundai के आईपीओ को लेकर काफी यूफोरिया आगे भी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, और एक दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया। एक कंपनी जो वाकई में काफ़ी विजनरी रही और आते ही उन्होंने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आई थिंक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ही वहीं से खेला गया था, और उसके बाद लगातार मारुति की नेक पर रही ये कंपनी, आज भी नंबर 2 प्लेयर। और जैसा दीपाली समझा रही थी, सबसे ज़्यादा मार्जिन इसलिए क्योंकि एसयूवी में इन्होंने क्लियर डोमिनेंस लिया। ऑब्वियसली महिंद्रा एक अलग कैटेगरी के एसयूवीज़ में है, लेकिन मिड साइज़ एसयूवीज़ में क्लियरली इसने एक अच्छी खासी डोमिनेंस बनाई है। अभय जी, क्या व्यू होगा आपका इस आईपीओ में? सब्सक्राइब करेंगे क्या, और मारुति पर क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगेन अनुज, विद द कैविएट की वैल्यूएशन क्या होगी वो अभी क्लियर नहीं है, पर एज अ स्टोरी ऑटो सेल्स इन इंडिया स्पेशली जिस सेगमेंट में Hyundai केटर करता है विच इज मोर ऑफ अर्बन मोबिलिटी एंड अर्बन जो राइजिंग क्लास है जेन जी, और जो नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनके टेस्ट को केटर करता है। सो इट इज़ अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी विथ इज डिज़ाइन, उसके प्रोडक्ट्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सर्विसिंग, एक डोमिनेंट पोजीशन बनाई है उन्होंने मारुति के बाद। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट रहेगा हमारा ही नहीं, मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स का, और इसको ऐड करने का पोर्टफोलियो में। और मारुति इटसेल्फ जो आपने पूछा अनुज, इतना बड़ा लीडर है अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। एक समय था जब हम देखते थे नंबर 1 to 10 कैटेगरीज जो है, जो फाटा का डेटा आता है उसमें हर एक में वो ऑलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन थी उनके ब्रांड की। अभी डाइल्यूट हुई है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम महिंद्रा, टाटा है, कहीं पे किया भी अभी आ रहा है। तो पर ये एक साइन है बड़े वाइब्रेंट मार्केट का, ऑटोमोबाइल मार्केट का, और जैसे जैसे देश
में रोड बन रही है और एस्पिरेशनल परचेज है लोगों का, तो ये 4 व्हीलर जो है ये डेफिनेटली एक डोमिनेंट कैटेगरी रहेगी इंडिया में अगले 5 से 10 साल तक। जी, इस बीच आप निफ्टी को लेके आइए एक बार, और निफ्टी डे हाई पर और कल की जो क्लोजिंग ट्रैजेक्टरी थी उसके ऑलमोस्ट हाइज को टेस्ट करता हुआ इट्स 25987। बैंक निफ्टी लीड ले रहा था, लेकिन इस वक्त लीडिंग बन गया है निफ्टी और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में इट्स 25988। ये अभय जी 4 दिन से स्पेशली यूएस में आई थिंक उस रेट कट के बाद से ही आईटी कंप्लीटली प्रॉफिट टेकिंग की ग्रिप में है, बट इस इंडेक्स ने बहुत जल्दी बहुत कुछ कमा के दिया भी था। आई थिंक 4 जून से लेकर लगभग अगर आप 12 सितंबर के स्विंग हाई को देखें तो शायद वो मेरे ख्याल से 28 से 32% का था। इंडेक्स 32,000 से करीब 43,800 तक। अब क्या प्रॉफिट्स वाकई आप लोग भी अपनी पोजीशंस पे कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में? आईटी में भी ये बैंक और आईटी दोनों ऐसे सेगमेंट है वीरेंद्र जहाँ पे हमारा अंडरवेट ही पोजीशन रहा है, और आईटी में मुझे अभी भी लगता है कि जो कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उन्हें काफी काम करना है, अर्निंग्स ग्रोथ दिखानी है अभी भी। और जो थोड़ा एक मार्केट का पॉजिटिव नजरिया बना था, थोड़ी वैल्यू बेस्ड बाइंग हुई थी कि यूएस में रेट कट्स होंगे तो बैंक्स को फायदा होगा, तो बैंक्स ज्यादा बड़े ऑर्डर्स देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे आईटी सर्विसेज कंपनीज को, और बजट भी बढ़ाएंगे। आई थिंक वो प्ले आउट हो गया है बहुत जल्दी। इस समय जो मुझे क्लियरली एक और हम भी उसको स्पेस को काफी देख रहे हैं, जो हमने 6 महीने पहले भी बात करी थी कि जो मेटल स्पेस है बल्कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि अब मार्केट का भी मूड यूएस रेट कट से निकल के चाइना में जो रिफ्लेशन हो रहा है और चाइना में जो पंप प्राइमिंग कर रही है गवर्नमेंट अभी, वो मुझे लगता है एक शुरुआत है एक लंबी साइकिल की चाइना में, जो एक मेटल और कमोडिटी बास्केट को एस्केलेट करेगा। और ये पूरा बास्केट है जिसने एवरेज परफॉर्म किया है पिछले 5 से 8 साल में, और लार्जली बिकॉज चाइना की कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन लो थी। पर मुझे लगता है कि अब ये एक ऐसा पैक है कमोडिटीज और मेटल्स जो कि अंडर ओन्ड है, और ऑल्सो एक जिसमें एक बिकॉज ऑफ लो सप्लाई एक सडन शार्प स्पाइक आ सकता है, जो मार्केट अभी भी फैक्टर इन नहीं कर रहा है। तो मैं कहूँगा आईटी से बनिस्बत हमें जो अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है वो है अभी मेटल स्पेस में, solely backed on China's reflation by government. ओके अच्छा, मीनवाइल एक बार MCX वापस देखते हैं, क्योंकि अब MCX में स्लाइड और बढ़ रही है और डे लो पर अब ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। MCX, IEX दोनों के लिए काफ़ी लास्ट मतलब थोड़ा सा आज दिन खराब रहा है। अभय जी, एक्सचेंजेस पर क्या व्यू है अब आपका? ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के एक्सचेंजेस हैं, लेकिन MCX, IEX, BSE इनमें से कोई है क्या आपके पोर्टफोलियो में? जी, MCX हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी समय से है, और मुझे लगता है एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। एज इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग बढ़ेगी और लोग इसको एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कमोडिटीज को देखने के बजाय जो एक्चुअल यूजर्स हैं हेजिंग के लिए आएंगे, तो एक डोमिनेंट प्लेयर है उसमें MCX 96-97% मार्केट शेयर है, शुरू से रहा है, और नए प्रोडक्ट्स, नए ऑप्शंस, फ्यूचर्स, अब तो दोनों तरफ से ग्रोथ है। नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं, नई कैटेगरीज भी लॉन्च करते हैं, और थोड़ा टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस थे बीच में जो भी उन्होंने रिकवर कर लिए हैं। तो मुझे लगता है ये MCX डेफिनेटली एक एक्सचेंजेस में डिफरेंशिएटेड एक्सचेंज है बिकॉज ऑफ इस लीडर पोजीशन। BSE डेफिनेटली काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, CDSL में बड़ा होल्डिंग है उनका जिसकी भी वैल्यू मिलती है, पर एट द सेम टाइम आई थिंक हम भी वेट कर रहे हैं और मार्केट में काफी लोग वेट कर रहे हैं NSE की लिस्टिंग की पोटेंशियल। तो आई थिंक वो भी एक ऐसी कंपनी है Hyundai जैसी जो मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिसीव करेगी। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव व्यू है अनुज ऑन ऑल कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एक्सचेंजेस ही नहीं मैं कहूँगा बल्कि CDSL, कैंप्स जैसी डिपॉजिटरी और RTA कंपनीज हैं जो एक ऑलरेडी लीडरशिप पोजीशन ले चुकी हैं एक कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। अभय जी, ये कैपिटल गुड्स में आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि मुझे आज बीच में सीमेंस, कमिंस जैसे काउंटर्स में एक अच्छी खासी हरकत देखने को मिली थी। आपने मेंशन किया था कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। L&T शांत हो गया है, लेकिन बाकी काउंटर्स में रुक रुक के खरीदारी आ रही है, अभी भी बाई साइड पर हैं, लेकिन क्या अब कुछ और रिटर्न्स के लिहाज से
इनमें उतना कन्विक्शन है जितना शायद 2-3 हफ्ते पहले हुआ करता था? ये देखिए हर्षदा, अभी ये स्पेस ऑब्वियसली अच्छा है, पर जो काफ़ी वैल्यूएशंस हैं वो अब एक स्क्रीमिंग बाय नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं देखूं बिजनेस की और उसके सामने अगर वैल्यूएशन देखूं तो बहुत बड़ा मिसमैच है, वो सिचुएशन अभी नहीं है। आई थिंक ये जो कैचअप रैली हुई सारे कैपिटल गुड अक्रॉस द बोर्ड, एबीबी, कमिंस, एल&टी और जितने भी नाम हैं, थर्मैक्स, ये एक कैचअप रैली हो गई है उसमें। तो अब यहाँ से सिमिलर रिटर्न एक्सपेक्ट करना वो मुझे लगता है कि गलत होगा। पर एट द सेम टाइम आपको एक सेक्युलर रिटर्न देंगे ये स्टॉक्स, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अभी इंटरेस्ट इन्वेस्ट हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का ये है कि अब हम नए स्पेसेस ऐसे जो ढूंढे जहाँ पे जो रैली इन स्पेस में देखी कैपिटल गुड्स, अब हम वहां पे वो देखें। बिकॉज एज ए इन्वेस्टर हमारा काम होता है कि जो नए इमर्जिंग स्पेसेस हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, और जहाँ पे फेयर वैल्यू पे है ऑलरेडी, या तो उसको होल्ड करें या थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुक करें। ओके 26,000 आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से। कल अगर आप मिस कर गए थे तो आप एक बार फिर देख लीजिए। और वाकई स्ट्रॉन्ग मूव और हार्ड डिप्स इस बाज़ार में अनुज काम करते हुए। अब आप बैंक निफ्टी को ले लीजिए, इसने तो और अच्छा लेवल दिया था आज। अब स्ट्रेटेजी पे आए अनुज, सीधे यहाँ पे एक काम करते हैं, वही ज़्यादा फोकस करने लायक चीज़ है। इंडेक्स पे व्यू क्या रहेगा कल के प्रोस्पेक्टिव से? कल निफ्टी की एक्सपायरी है अनुज। देखिए वीरू, मैं जो एक चीज़ एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह आपको साउंड करूंगा, लेकिन फिर कहूंगा वही बात जो सुबह कही थी और फिर जो 2 बजे के शो में भी रिपीट की थी। मार्केट में पैसा बनाएंगे वो लोग जो पोजीशन लेके बैठे रहेंगे। बैठे रहिए आप इस पोजीशन में, लॉन्ग रहिए, लॉन्ग कैरी करिए, हर डिप पर ऐड करिए। 2 मार्कर्स हैं आपके पास, निफ्टी पर 25,750 और बैंक निफ्टी पर आप समझ लीजिए करीब करीब 53,500। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक यहाँ तक कि हर डिप पर बाय करिए। और आज भी देखिए निफ्टी ने क्या शानदार ट्रेड दी, पोजिशनल लॉन्ग्स को तो रिवॉर्ड किया ही, एंट्री दी, वो फर्स्ट सपोर्ट जोन तक आया, वहाँ से बाउंस बैक किया। बैंक निफ्टी ने देखिए क्या शानदार ट्रेड दी आपको, सुबह फ्लैट खुला, एंट्री दी, फर्स्ट सपोर्ट के थोड़ा ऊपर से घूमा और अब फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास। मेरा ये मानना है कि आपको कैरी करना चाहिए इस मार्केट में, और कल हो सकता है गैप अप मिल जाए क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी शानदार है। और अगर कल गैप अप मिला और जिस लेवल के शॉर्ट्स एफआईआईज के वापस आए हैं सिस्टम में कल जो आए थे, अगर ये कवर होने शुरू हुए तो 26,200 निफ्टी पर ये कल पॉसिबल है। कल नहीं तो इस वीक में वैसे पॉसिबिलिटी है, थर्सडे फ्राइडे के बीच में। और 54,500 बैंक निफ्टी पर आई थिंक ये पॉसिबल है। अब आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड हो गया। आज का लो आई थिंक 25,871 करीब निफ्टी पर था और 53,800 करीब बैंक निफ्टी पर था। बहुत ही एक वेल डिफाइंड अब आपके लिए स्टॉप हो गया वीरू, और इस मार्केट में लॉन्ग पर बने रहें, कोई इसमें स्ट्रेस आपको होना नहीं चाहिए। चलिए अभय जी से को भी यहाँ पर शुक्रिया करते हैं। अभय जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं।